नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम रानीगंज विधानसभा के से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो मेरे साथ है एक युवा देख रहे हैं आप चेहरे पे, इनका नाम है अमन राज, जो अभी वर्तमान में जिला परिषद 19 क्षेत्र से हैं और जिला परिषद जिला शिक्षा समिति के अररिया के ये अध्यक्ष भी हैं और काफी युवा हैं, देख रहे हैं। और विधानसभा को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे कि क्या सोच है इनकी। निर्दलीय उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं विधानसभा रानीगंज के विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अभी अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ ये नहीं है। अभी आप मन बनाए हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार। अमन जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं और राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा हमें जो है यहाँ की जन समस्या को देख के। मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी वर्तमान में भी स्टूडेंट हूँ। मैं प्रिपरेशन भी करता हूँ सीएससी के सिविल सर्विस की। तो यहाँ की जो जन समस्याएं थे, किसी भी नेता का अभी तक जो भी जितने भी लोग आज 1964 से आरक्षित सीट है, अभी तक महादलित समुदाय के ही विधायक बनते आ रहे हैं। अभी यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं जी, अभी जेडीयू से हैं। लेकिन किसी ने भी, आप किसी समाज या टोला में जाएंगे तो सबसे खराब स्थिति महादलित की है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महादलित की है, यहाँ का हर चीज में आप यहाँ पे जो इतने भी मुख्य बाजार हैं या जो भी समस्याएं हैं, आप किसी भी मुख्य बाजार में बिना जूता जूता पहन के आप इस पार से उस पार क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, अभी भी इस डिजिटल आधुनिक दुनिया है, अभी चांद पे लोग जा रहे हैं अभी भी। हाँ, लोग चांद पे जा रहे हैं, हमारा देश भी चांद पे पहुंच चुका है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी इंसानों के साथ भेदभाव है। निश्चित तौर पे भेदभाव है। ये इतनी बड़ी बात है, रानीगंज की मार्केट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं। आप सर्वे कर सकते हैं, यदि कोई महिलाएं तो किसी कहीं पे शौचालय लग जाएगा तो उसे सोचना पड़ेगा कि तो मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे बल्क में लोग आते होंगे अपनी जरूरतों को लेकर के, और ऐसे में अगर उन लोगों को, खासकर महिलाएं, इस चीज से काफी प्रभावित होती होंगी। जी जी जी। तो ये कमोबेश हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जो भी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में ये कमी किसी न किसी रूप में है। यही मेरी प्रेरणा है राजनीति में आने की। चलिए, मैं आपको जिला परिषद में आपकी प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी है जरा? जिला परिषद रहते हुए मेरी प्रमुख उपलब्धियां, एक चिरवा रहेगा मुसहरी है, वहाँ 2012 से लगातार अप्रैल मई के टाइम में 15 बच्चे 16 बच्चे 3 से 4 दिन में डेथ करते थे प्रत्येक साल। इस बार WHO कारण क्या था? कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बार WHO की भी टीम आई थी, पटना से भी मुख्य मेडिकल टीम आई थी, लेकिन अभी तक स्पष्ट उन्होंने कुछ बताया नहीं। उसके बाद जो है, तो मैंने अपना जिला परिषद फंड से वहाँ पे हॉस्पिटल करवाया और मुझे लगा कि कुपोषण बच्चे से हो सकता है, कुपोषण के कारण का भी शिकार हो सकते हैं, तो उसमें दाल उल का वितरण करवाया। लेकिन फाइनली तो वो तो सदा के लिए नहीं था दाल उल, सब दिन कोई भी नेता या कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना वो नहीं बांट सकता है। उसके लिए मैंने अपने जिला परिषद फंड से हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आप देखेंगे तो पुल पुलिया है, माननीय सांसद जी के सहयोग से हमने करवाया है। जिला परिषद का फंड उतना बड़ा तो नहीं होता है जितना कि मैं 8 करोड़ 10 करोड़ का पुल निर्माण करवा सकूं। उसके बाद यात्री शेड हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, उसके बाद जो है सड़कें हैं, तो जो हमारे फंड में थे। नाली का निर्माण है, जैसे कलालवा में बहुत ज्यादा जल जमाव होता था। अच्छा, बाढ़ जल निकासी के लिए मेरा ये दूसरा सवाल था, आपकी ठोस योजना क्या है? जिला परिषद रहते हुए या विधायक बनने के बाद? नहीं, जिला परिषद रहते हुए। जिला परिषद रहते हुए देखिए, बाढ़ अभी तक कुछ काम किया है? जी जी। तो बाढ़ राहत के लिए उतना कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि जिला परिषद में उतना फंड नहीं है, लेकिन जो भी हाँ लिमिटेड फंड होता है, लेकिन जो भी है तो उससे, जैसे कलालवा मार्केट में बहुत ज्यादा जल जमाव होता था, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे नाली का निर्माण करवाया और आज आप देखेंगे तो वहाँ सूखे में लोग क्रॉस कर रहे हैं इस बार। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप युवा हैं, अगर मानिए अगर विधायक, अगर रानीगंज की जो, अगर मान लीजिए जनता अगर आपको चुनती है विधायक के रूप में, तो सबसे पहला जो प्राथमिकता आपके रानीगंज के लिए क्या होगी? देखिए, मेरी बहुत सारी प्राथमिकता हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये तो होती ही है। उसके अलावा मेरी 12 पॉइंट है और जब आप पहला आप मेरा पूछेंगे तो शिक्षा से भी ऊपर, तो यहाँ के लोगों को, खास करके आम आवाम को, ब्लॉक हो या थाना परिसर हो, वहाँ पे सम्मान दिलाना है, इज्जत दिलाना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा गया है, किस तरीके से, क्या सोचते हैं? नहीं, यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, वो भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा जो होती है अपर लेवल,
वो लिमिट क्रॉस कर गया। आप ब्लॉक जाएंगे, आम आदमी तो छोड़िए, जिला परिषद होते हो के भी या मुखिया पद जी जाए या जिला परिषद जाए, वार्ड सदस्य जाए, कुर्सी देना तो दूर, बैठने के लिए पूछा तक नहीं जाता। जी, तमाम विपक्षी पार्टियां भी और चाहे आम आदमी भी या फिर जिसकी भी मैं राय जाना हूँ, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो, ये तमाम तरह से ये एनडीए पे ये आरोप लगा रही है, जो भी सरकार जदयू की सरकार है, कि इसमें अफसरशाही चरम सीमा पे है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। क्या कारण है, कहाँ कमी है? देखिए, एनडीए का तो या आरजेडी का, मैं इसका नहीं कहूंगा, बीच में महागठबंधन की भी सरकार रही, एनडीए की भी सरकार रही, लगातार कम नहीं होने का नाम ले रहे लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया, भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हुआ। तो जब हम स्थानीय प्रतिनिधि ही भ्रष्ट होंगे तो फिर भ्रष्टाचार कमेगी कैसे? तो हम सरकार हर चीज सरकार पर ब्लेम नहीं किया जा सकता है ना? हम पहले अपने रानीगंज को तो सुधार लें, फिर हम बिहार और देश का बात करेंगे। जनता इसीलिए तो आपको चुनती है, आपको सांसद, आपको विधायक चुनती है, ताकि हम यहाँ की समस्याओं से जनता के लिए आप खड़े हों। जी जी, निश्चित तौर पे मैंने वही कहा सर, पहले हम रानीगंज को तो सुधार लें, फिर हम बिहार और भारत की बात करें। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का मैनिफेस्टो मैंने देखा है, उसमें 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 1 करोड़ लोगों को नौकरी। अरे आपकी आबादी 6.5 लाख की है रानीगंज की, पहले हम उसे तो सुधार लें। इसी तरह यदि हर विधानसभा सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि बिहार सुधर जाएगा, और बिहार जैसे हर स्टेट सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक भारत सुधर जाएगा। कहने का मतलब पहले सुधरने की जरूरत नेताओं को है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नेताओं को है, लोगों की मानसिकता को बदलने की है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दा हैं, उसमें से यदि आप चाहेंगे हाँ, तो बताइए। मैनिफेस्टो है, बताया जाए, बताया जाए। अपनी सोच है, इसे मैनिफेस्टो में नहीं कहेंगे, मेरी सोच है। जैसे मेरा पहला सोच है, गरीब बहनों के लिए प्रत्येक वर्ष निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराना। आसानी से ये चीज किया जा सकता है, पॉसिबल है, आसानी से पॉसिबल है सर। क्या है आज के लिए योजना आपके पास? मेरी योजना है, जैसे अभी हम गांव में किसी से, आप जैसे हैं या मेरे किसी युवा साथी हैं, हम लोग चंदा इकट्ठा करके अभी गांव में किसी गरीब बच्ची का हम शादी कराते हैं। अभी बहुत सारे गरीब बच्ची का हमने अकेला शादी कराया है। अभी कितने शादियां कराएंगे? हम लगभग 4 साल में लगभग 7-8 शादियां हमने, हमारे एक युवा शक्ति टीम है मझवा पूरब की, वो संस्था बना रखा है, उसके माध्यम से हमने लगभग 10 से 11 शादियां करा रखी है। 8 से 10 जो है अंतिम संस्कार कराया है। युवा शक्ति के नाम से संगठन है, उसमें आपके क्या रोल है? उसमें उस संगठन को खड़ा करने में मेरा प्रमुख योगदान है, मैंने उसे खड़ा किया है। वो अध्यक्ष सचिव के माध्यम से मैं उसका संचालन करता हूँ। उसमें रमरमी जुलूस भी उस संगठन के माध्यम से कराया जाता है। उसके बाद हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, जो रुपया बचता है उससे गरीब बच्चियों का शादी हो, चाहे उसका नाश्ता का व्यवस्था हो या कपड़ा देना हो, या गरीब व्यक्ति के मौत पे उसका कफन के लिए कुछ मुआवजा देना हो, या आगे क्या है और कौन सी योजना है? उसके बाद है विधायक समाधान केंद्र की स्थापना। हम 5 विधायक समाधान केंद्र की स्थापना करेंगे, जहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जाति आवासीय जैसी बहुत सारी सरकारी छोटी छोटी समस्याएं लग रहा है आपको जनता को कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती है। जो गरीब जनता है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, हर तरह से उनका शोषण होता है। इसके लिए क्या आपके पास योजना है कुछ? हाँ, इसी सब ये 12 योजनाएं हैं मेरी। कैसे लगाम लगाएगा इस बात का? ये 12 योजनाओं के माध्यम से सारा चीज खत्म हो जाएगा। आप आज राशन कार्ड के लिए आप जाएंगे, हम प्रतिनिधि भी, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, या जो भी स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं निकाय के, वो थक जाते हैं एक राशन कार्ड बनाने में। आम आदमी 2000 से 3000 खर्च करता है, लेकिन उसे राशन कार्ड नहीं बन पाता है। लेकिन चप्पल घिस जाती है, उसके पैसे भी देने पड़ते हैं, फिर भी वो मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन यदि यही एक हम विधायक समाधान केंद्र में एक 15-16 हजार में एक लड़का को रख के, एक लैपटॉप सेटअप दे के, यदि हम विधायक जी के माध्यम से यदि हम उसका ऑनलाइन करवा के रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो राशन कार्ड का लॉगिन हो या जिसका भी लॉगिन होता है, एसडीएम साहब के लॉगिन में जाता है। यदि एक विधायक एसडीएम को फोन कर दे कि मेरे यहाँ से 50 आपके लॉगिन में गया है, इसका राशन कार्ड निर्गत किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे एसडीएम साहब ये बोलेंगे कि सर मुझे 1000 के दर से दिया जाए या 500 रुपया के दर से दिया जाए। वो फ्री में काम होगा। तो क्या लग रहा है, मैंने बड़े अधिकारी को इसका पता नहीं चलता है? जो सबका कमीशन में सुना तय रहता है, सबको अपनी कमीशन। सब मैंने एक ही चीज कहा सर, हम एनडीए या महागठबंधन को दोष क्यों दें? हम पहले अपना खुद तो सुधर जाएं। हमारी क्या मानसिकता, हम अपनी भ्रष्टाचार पे नीति पे अपना तो सोच विकसित करें पहले कि कैसे इस पर लगाम लगाया जा सकता है। इसीलिए आपने ये सब चीजें सोची है। बहुत अच्छे, आप एक युवा है, वाकई एक ऐसी सोच होनी चाहिए। आज के डेट में ग्रामीणों को और सबको जनता की जरूरत है एक युवा सोच की, ताकि उससे उसको निजात मिल सके।
जो सदियों से चला आ रहा है, जो सिस्टम जो करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, उससे निजात मिलने के लिए आपने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है। अब प्रखंड मुख्यालय में म्यूटेशन हो गया, परिमार्जन हो गया, बिना रुपया का कुछ काम नहीं होता, रुपया देने के बावजूद नहीं होता। बावजूद भी नहीं हो रहा है टाइम पे। हाँ, टाइम पे नहीं होता है और होता भी नहीं है, टाइम तो छोड़िए होता ही नहीं है। यदि विधायक समाधान केंद्र के माध्यम से छोटी-छोटी समस्या है, लेकिन इससे हर आम आदमी पीड़ित है, जूझ रहा है, बिल्कुल, और उसके लिए बड़ी समस्या है। उसके लिए बड़ी समस्या है ना, म्यूटेशन के लिए निःशुल्क है, परिमार्जन भी निःशुल्क है, राशन कार्ड बनना निःशुल्क है, लेकिन आज 2-2 हजार, 5-5 हजार, 25-25 हजार रुपया म्यूटेशन में दिया जाता है, फिर भी काम नहीं होता। उसके बाद आप जितने भी मुख्य बाजार हैं रानीगंज विधानसभा के, आपको एक भी एम्बुलेंस नहीं दिखेगी। जबकि आप जानते होंगे, आप मीडिया से हैं, तो एनजीओ के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है फ्री एम्बुलेंस। हमारी 6.5 लाख की आबादी है रानीगंज विधानसभा की, और एक भी फायरमैन की गाड़ी नहीं है। क्या हमारे यहाँ आग नहीं लगती? लगती है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक बार विधानसभा में क्वेश्चन तो कर सकते हो कि भाई साहब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे यहाँ 6.5 लाख की आबादी है, वहाँ भी गरीब तो क्या आदमी है। इन तमाम जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, इसको लेकर के कभी आपने यहाँ के मौजूदा विधायक या सांसद से नहीं आपने बात किया कि किस तरीके से रानीगंज की जनता जूझ रही है इन समस्याओं से? निश्चित रूप से मैंने, विधायक तो छोड़िए सर, मैं तो हर जगह हर पदाधिकारी के पास भी रखा हूँ। मुझे एक स्कूल चालू कराने के लिए मुझे 6 महीना रहना पड़ा, और लास्ट में मीडिया का सहारा लेके मुझे लाइव टीवी पे चलाना पड़ा। तब एक 3.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी, पड़ी बिल्डिंग, स्कूल भवन 6 साल के बाद स्टार्ट हो पाई यहीं बरहरा में। आप जाके देख लो आज किस तरह खिलखिलाते बच्चे वहां बनी हुई बिल्डिंग 6 साल लग गए उसको स्टार्ट होने में। 6 साल लग गए स्टार्ट होने में। वहां चरस शराब का अड्डा बन गया था। ये मेरा ही जिला परिषद क्षेत्र। अभी क्या पोजीशन है वहाँ की? अभी बहुत अच्छा, आप जाएंगे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हंसते खिलखिलाते बच्चे आपको पढ़ते हुए दिख जाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और क्या है? उसके बाद है सभी मुख्य बाजारों में सार्वजनिक शौचालय एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण। ये आसानी से किया जा सकता है क्योंकि विधायक फंड 4 करोड़ का होता है, अब 5 करोड़ होने वाली है पर ईयर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। यदि एक रानीगंज से बाजार में आप 4-5 शौचालय निर्माण करवा दे, 1.5 से 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख में हो जाएगा। ना आपका विधायक फंड खत्म हो रहा है ना, लेकिन उससे आम आदमी को बहुत राहत मिल जाएगा। खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा प्रयास हो गया। उसके बाद मेधावी एवं छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी एवं सरकारी नौकरी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था। अब आप बोलेंगे निःशुल्क लाइब्रेरी, तो आप हमारे नीतीश सरकार ने हर पंचायत में हाई स्कूल दिया और हर हाई स्कूल में लाइब्रेरी है, लेकिन आज ठेकेदार साहब इनसे उनसे घूस देके उसको देके सारा पेपर पे है, उसके अलावा कहीं पे बिल्कुल संचालित तो नहीं है। संचालित कहीं नहीं है। बस अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से विधायक जी चाले तो आज जो है वो लाइब्रेरी चालू हो सकती है। तो फिर जो भी टीचर्स हैं उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आप लाइब्रेरी चालू करवा देंगे। निश्चित रूप से मैं उनके भी सिस्टम को चाहा जाए तो सुधारा जा सकता है आसानी से। ये मैंने प्लानिंग करके बताया, तो इसमें कहीं भी आपको रुपया की जरूरत नहीं लग रही होगी। उसके बाद बिजली की समस्या के समाधान के लिए पावर ग्रिड का निर्माण। इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी आज रानीगंज का पावर ग्रिड नहीं है। या तो फारबिसगंज से लाइन आती है 40 किलोमीटर दूर से, या अररिया से। स्थिति क्या है पावर की? बहुत खराब है। थोड़ी सी हवा के घंटा बिजली मुश्किल से 10 से 12 घंटा। यहाँ पे है हमारे मित्र हैं, सब युवा ही आपको दिख रहे होंगे, आप इनसे पूछ लो या बाजार में आप पूछ लो, ये तो हमारे मित्र हैं। कितना घंटा बिजली रहता है? 8 से 10 घंटा, बहुत कम है। अब बाजार में भी इस चीज को सरकारें बोल रही है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, हम भी ये इतना चीज बोल रहे हैं। जब तक करेंगे नहीं तब तक तो ये मेरा बोलना ही हो गया ना। उसके बाद रानीगंज रेफरल अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। आपको मैं 6.5 लाख आबादी बार बार बोल रहा हूँ, और 6.5 लाख में एक सीटी स्कैन नहीं है। छोड़, अभी आप जाना हॉस्पिटल, बोलना सर मुझे सर में चोट लग गई, वो बिना कुछ देखे आपको रेफर स्कैन काफी कॉस्टली होता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपको बिना देखे, क्योंकि वो डॉक्टर भी मजबूर है, उनके पास वो सुविधा नहीं है, मशीनें नहीं होंगी, मशीनें नहीं है, तो डायरेक्ट आपको रेफर कर देंगे पूर्णिया अररिया। तो यदि एक विधानसभा में क्वेश्चन कर दिया जाए कि सर ये हमारी आबादी इतनी है, मुझे एक सीटी स्कैन की व्यवस्था है, तो मुझे नहीं लगता सरकार इसमें देर करेगी। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, एक सीटी स्कैन मशीन मना नहीं करेगी। उसके शिक्षित एवं कुशल बेरोजगार युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष रोजगार मेला का आयोजन। रोजगार मेला हमारे बगल पूर्णिया में लगता है, सुपौल में लगता है, पटना में लगता है, तो भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकता है? हम भी किसी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी है। क्या होगा इससे, क्या फायदे होंगे जनता को? यदि कोई कंपनी आती है हमारे यहाँ 500 ही युवाओं को यदि रोजगार देती है एक साल में,
तो 500 परिवारों का तो भविष्य सुधर जाएगा। उनका चूल्हा जल सकता है। उनका चूल्हा जल सकता है। आज वो दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, 300 रुपया मजदूरी दिया जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक वो काम करते हैं, ईंटा ढोते हैं। लेकिन वही यदि उनको यहाँ 500 परिवार को मिल जाए, 500 युवाओं को नौकरी मिल जाए, तो उनके 500 परिवारों का तो सदा के लिए गरीबी मिट सकती है। और वहाँ पे रहना, खाना पीना, उनके आधी पैसे तो उसी में खत्म हो जाते हैं, बेचारे बचा ही नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते। शोषण होता है, सिर्फ वो जिंदा रहते हैं बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद है युवाओं में बढ़ रहे चरस, स्मैक जैसे नशाओं के विरुद्ध जन अभियान चलाना। ये तो क्या लग रहा है, नशा के विरुद्ध जो अभियान, जन अभियान की बात कर रहे हैं आप, शराब बंद होने से आपको लग रहा है कि हर जगह जो सूखा नशा का चलन बढ़ा है? जी, देखिए 2014 में शराबबंदी से पहले आप शायद, हमको लगता है कि 90% लोग ये सब नशा का नाम नहीं सुने थे। सनफेक्स जो अभी आ रहा है, अभी जो प्रचलन है। तो शराबबंदी इसका मुख्य कारण है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके बारे में सोचना चाहिए कि आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है, कुछ स्लेट वगैरह लेकर के प्लास्टिक में ऐसे सूंघ रहे हैं, पी रहे हैं, ये कारण क्या है? निश्चित सी बात, देखिए इसके लिए सब हम लोग जिम्मेदार हैं। प्रशासन भी तो लगाम लगा सकती है ना? नहीं, वो कैसे लगाएगी? उनके माध्यम से ही तो सीएम हाउस तक रुपया जाता है, हर एक जगह रुपया जाता है सर। आज यदि एक प्रशासन चाले तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। दारू नाम का बंद है लेकिन हर जगह अवेलेबल है। आप शराबबंदी बंद करते हो लेकिन हर जगह शराब कहाँ नहीं मिलती है? आपके शराब आपके डोर टू डोर पहुंच जा रहा है शराब। हाँ, ये तो अब तो होम डिलीवरी हो गया। ये तो 10 रुपए के शराब 100 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहे हैं। और लोग जो है डर से जो है, अब जैसे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि आज मैं 2 दिन से भूखा हूँ तो मैं 2 दिन का भोजन चाहूंगा आज ही खा लूं। सेम वही सिस्टम शराब में है। चालू थी तो इस तरह के अत्याचार नहीं थे। आज इसमें चरस से एक 10 साल से 25 चलिए, तमाम चीजें हैं और इस सब मुद्दे हैं और इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आप रानीगंज जो विधानसभा के लेकर के आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? वोट देने से पहले अपनी कैंडिडेट में क्या देखने चाहिए या फिर मुद्दे क्या होने चाहिए विधानसभा के? देखिए, हम यहाँ के रानीगंज के जनता भगवान से यही अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टियां से ऊपर उठ के आप एक बार वोट कीजिए रानीगंज के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। हम यदि रानीगंज को सुधार देंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो हमारा राज्य भी सुधर जाएगा, हमारा राज्य भी विकसित हो जाएगा, हमारा देश भी विकसित हो जाएगा। तो हम पहले अपने रानीगंज का सोचें जी। इसके लिए बहुत सारे जितना युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद एक युवा है, युवाओं में आपकी पकड़ भी है काफी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मेरा एक खास मैसेज है, अपने करियर के साथ वो खिलवाड़ ना करें, ये मेरा पहला मैसेज है। उसके बाद यदि आपको युवाओं को ये लगे कि अमन राज से भी अच्छा एजुकेटेड या उनसे भी अच्छा सोच का कोई कैंडिडेट है, तो या उनसे भी ज्यादा एजुकेटेड कोई कैंडिडेट है, तो आप उनको वोट दे सकते हैं। आप उनको वोट बेझिझक दीजिए और आप हमें भी बोलिए कि अमन जी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे ज्यादा अच्छा सोच वाला कैंडिडेट आ गया है, हम लोग उनको जाके वोट करें। निश्चित रूप से यदि आपको हमारी सोच अच्छी लगती है, कि लगता है कि ये चीज करने से, सामूहिक प्रयास से रानीगंज का विकास हो सकता है, रानीगंज में परिवर्तन आ सकता है, तो निश्चित तौर पे आप हमें सपोर्ट कीजिए।